अज्ञेय का उपन्यास शेखर एक जीवनी ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये असल में आधुनिक इंसान के मन के अंदर झांकने की एक कोशिश है। एक ऐसी त्रासदी की कहानी जहां चेतना का मतलब सिर्फ जानना नहीं, बल्कि हर चीज को, हर एहसास को जरूरत से ज्यादा सोचना और उसका पोस्टमार्टम करना बन जाता है। और इस पूरी कश्मकश का जीता जागता चेहरा है शेखर, एक ऐसा इंसान जो अपने ही ख्यालों की जेल में कैद हो गया है। उसका यही बहुत ज्यादा सोचना और हर चीज को कुरेदना उसे एक ऐसी जिंदगी की तरफ ले जाता है जो कभी स्थिर हो ही नहीं पाती। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शेखर की असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो प्यार नहीं कर सकता, नहीं, असली प्रॉब्लम ये है कि वो किसी भी रिश्ते को पूरी तरह से अपना नहीं पाता। उसके लिए हर रिश्ता, हर एहसास एक इंटेलेक्चुअल सवाल बन जाता है जिससे वो हल करने की कोशिश करता रहता है। अब इसको समझने के लिए ना हमें दो अलग अलग सोच को देखना होगा। एक तरफ है हमारी पारंपरिक भारतीय सोच, जहां रिश्ते एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है, और दूसरी तरफ है शेखर का मॉडर्न नजरिया जो इन्हीं रिश्तों को एक दिमागी बोझ की तरह देखता है। और बस इसी टकराव के कारण वो किसी भी तरह के कमिटमेंट से घबराता है। और होता क्या है, जब कोई इंसान कमिटमेंट से इतना डरता है तो वो अक्सर प्यार से ही भागने लगता है। शेखर की जिंदगी में भी प्यार से वासना तक का जो ये सफर है वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि उसके मन की एक हालत है। ये उसके अंदर के अधूरेपन से पैदा हुई एक बेचैनी है। ये पूरी प्रक्रिया चलती कैसे है? देखिए, प्यार मांगता है जिम्मेदारी, कमिटमेंट। शेखर इन सब से पीछे हट जाता है। तो वो क्या करता है, वो ऐसे पल भर के सुख को चुनता है जिसमें कोई सवाल जवाब ना हो, कोई बोझ ना हो, और यहीं से धीरे धीरे उसका प्रेम वासना में बदलने लगता है। अच्छा, शेखर के इस बर्ताव को हम वेस्टर्न फिलॉसफी, खासकर अस्तित्ववाद से भी जोड़कर देख सकते हैं। सार्त्र जैसे दार्शनिक कहते हैं कि जब इंसान अपनी आज़ादी के गहरे मतलब से डरने लगता है तो वो अक्सर छोटे छोटे पल भर के अनुभवों में पनाह लेता है। शेखर भी बिल्कुल यही कर रहा है। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या शेखर का वासना की तरफ जाना समाज के खिलाफ एक सोचा समझा विद्रोह है, या ये सिर्फ उसके अंदर के डर से भागने का एक तरीका है? अगर हम एक एंगल से देखें तो शेखर की वासना एक तरह का विद्रोह लगती है। वो समाज के उन नियमों को चुनौती दे रहा है जहां प्यार का आखिरी मकसद शादी और स्थिरता माना जाता है। वो कह रहा है, मैं ये सब नहीं मानता। लेकिन अगर हम भारतीय दर्शन की तरफ मुड़ें तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। उपनिषद कहते हैं, कामः सर्वेन्द्रियाणाम राजः। इसका मतलब है इच्छा ही सभी इंद्रियों की राजा है। इस नजरिए से देखें तो शेखर कोई विद्रोही नहीं, बल्कि अपनी ही इच्छाओं का गुलाम है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। शेखर के रिश्ते क्यों टूटते हैं बार बार, इसकी एक और बहुत बड़ी वजह है, वो औरतों को कभी एक अलग जीते जागते इंसान के तौर पर देख ही नहीं पाता। उसके लिए औरतें कोई इंसान नहीं हैं, बल्कि वो तो बस संभावनाएं हैं। कभी प्यार की संभावना, कभी मोक्ष की उम्मीद, तो कभी दिमागी सुकून पाने का एक जरिया। वो उन्हें एक प्रतीक की तरह देखता है और एक असल इंसान को समझने के बजाय उन पर अपनी कल्पनाएं थोप देता है। और ये बात आधुनिक पुरुष की चेतना की एक बहुत बड़ी कमजोरी को दिखाती है, जहां एक असल इंसान को समझने की जगह हम उसकी एक इमेज बना लेते हैं, उसकी कल्पना कर लेते हैं, और फिर हम उसी कल्पना से प्यार करने लगते हैं। अब हम आते हैं शेखर के सबसे गहरे संकट पर। उसकी लड़ाई भगवान से नहीं है, उसकी लड़ाई तो जिंदगी में मतलब या अर्थ ढूंढने को लेकर है। जब जिंदगी में कोई मजबूत सहारा नहीं होता, कोई ठहराव नहीं होता, तो एक आध्यात्मिक खालीपन, एक शून्य पैदा हो जाता है। और शेखर की वासना असल में इसी खालीपन को भरने की एक बेचैन और नाकाम कोशिश है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा भगवान बुद्ध ने कहा था, तृष्णा ही दुख का कारण है। तृष्णा यानी वो इच्छा जो कभी खत्म नहीं होती। शेखर की वासना भी एक ऐसी ही तृष्णा है जो कभी उसे संतुष्ट नहीं करती और आखिर में सिर्फ तकलीफ देती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ शेखर की नहीं है। शेखर तो एक प्रतीक है, एक सिंबल। वो उस पूरी पीढ़ी की कहानी है जो अपनी परंपराओं से तो कट चुकी है, लेकिन नए पश्चिमी मूल्यों में भी अपनी जड़ें नहीं जमा पाई है। ये वो पीढ़ी है जो प्यार, रिश्ते और इच्छाओं की एक ऐसी पहेली में उलझ कर रह गई है जिसका कोई जवाब नहीं मिलता। तो आखिर हम इस उपन्यास से सीखते क्या हैं?
शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि जिंदगी को सिर्फ दिमाग या विचारों के सहारे नहीं जिया जा सकता। जब प्यार भी सिर्फ एक ख्याल, एक आइडिया बनकर रह जाता है, तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। तो आखिर में शेखर की असली त्रासदी भोग विलास नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपा हुआ अर्थहीनता का डर है। यही डर है जो उसे अधूरा रखता है, असंतुष्ट रखता है और उसे असल में जीने ही नहीं देता। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है, हम सब के लिए। कहीं हमारी अपनी चेतना, हमारा बहुत ज़्यादा सोचना समझना हमें भी ज़िंदगी को खुलकर जीने से रोक तो नहीं रहा है?